As we know, the formula of working capital, net working capital, that is current assets minus current liabilities. So basically, here we can see that net working capital grew to 275 million in 2006 from 252 million in 2005. So ये growth है basically. So करना क्या है, we have total current assets 761, and then we have total current liabilities 486. So आपने current assets में से 2006 के current assets की अभी हम बात कर रहे हैं, तो आपने 2006 के current assets में से आपने 2006 की current liabilities माइनस करेंगे तो 275 would be your number in 2006, whereas 2005 में सिनेरियो क्या था कि आपके करंट एसेट्स से 707 और उसमें से आपने 455 माइनस किए तो 252 मिलियन आपके नेट वर्किंग कैपिटल था 2005 में. So here is the statement which further explains the scenario, that net working capital grows to 275 million. ठीक है, in 2006 from 252 million. तो 252 million वर्किंग कैपिटल था 2005 में, जो कि ग्रो करके 275 मिलियन जो है वो हो गया. ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी कंपनी जो है उसने एक्सपैंड किया एक साल में, और उस एक्सपेंशन के अंदर उसके रेवेन्यूज़ वगैरह बढ़े, करंट एसेट्स बढ़े, करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ी, और अल्टीमेटली जो आपका नेट वर्किंग कैपिटल है वो 252 मिलियन से जंप करके फ्रॉम 2005 टू 275 मिलियन तक चला गया इन 2006. So the difference is 23 million. This increase of 23 million is an investment of the firm. ठीक है, जो कंपनी ने जो है वो उधर की है. अब हम मूव कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसमें फाइनेंशियल कैश फ्लोज जो है उनकी बात हम करेंगे. दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, स्पेसिफिकली जब आप किसी कंपनी के अंदर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो है वो सबसे रियलिस्टिक पिक्चर जो है वो कंपनी की शो करती हैं. सो इस वजह से हम खाली बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते. हमें फाइनेंशियल कैश फ्लोज जो है उनको भी देखना होता है, और फाइनेंशियल कैश फ्लोज हैव इंटेग्रल रोल इन योर डिसीजन मेकिंग व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज अ कंपनी, ओके, व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी, या आप मर्जर एक्विजिशन की तरफ मूव करना चाह रहे हैं. कोई बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, कोई दो कंपनीज आपस में मर्ज होना चाह रही हैं, या कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर करना चाह रही है, तो उस सारे सिनेरियो के अंदर जो है फाइनेंशियल कैश फ्लोज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जिनको आपने एनालिसिस करना होता है. इन फाइनेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज द एक्चुअल cash flow of the firm. Since there is no magic in finance, it must be the case that the cash flow received from the firm's assets must equal the cash flow to the firm's creditor and stockholders. So ये भी एक सिंपल सी गेम है कि इस गेम के अंदर क्या होता है कि आपके एसेट से जो कैश फ्लोज आ रहे हैं, वो कैश फ्लोज जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं टू क्रेडिटर्स एंड योर स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स. इनको आपने वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. सो ऑब्वियसली जो क्रेडिटर्स को, स्टॉक होल्डर्स को गया है वो आउटफ्लो है. ठीक है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू योर कैश इनफ्लो फ्रॉम योर एसेट्स. So cash flow of assets must be equal to cash flow of your uh, creditors and cash flows of your stockholders. तो इधर हम देखते हैं ये सिनेरियो थोड़ा सा इधर डिस्कस हुआ है कि कैश फ्लो ऑफ द फर्म, जिसमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात हुई है. दीज आर 238. ऑब्वियसली ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर ये अमाउंट्स हैं, तो 238 मिलियन डॉलर्स जो हैं, दीज आर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज. और ये कैसे कैलकुलेट हुए हैं? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमारी इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये नंबर एग्जिस्ट करता है 219, और उसमें डेप्रिसिएशन का नंबर जो है वो आप ऐड अप करोगे, क्योंकि हम कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं और डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, और ये पहले हमने माइनस की है. अब कैश फ्लोज को कैलकुलेट करते हुए इसे ऐड बैक करेंगे, क्योंकि एक्चुअली कंपनी की पॉकेट से कोई पैसे कैश आउट नहीं हुआ. सो इस वजह से इसको आप कैश
ऐड अप करोगे और उसके बाद करंट टैक्सेस जो है वो आप माइनस करोगे इसमें से, जो कि इनकम स्टेटमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो का नंबर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 238, जो कि इधर एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर इन कैश फ्लोज वो है कैपिटल स्पेंडिंग। और कैपिटल स्पेंडिंग कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, दीज आर 198। आपने इतने पैसों से फिक्स एसेट्स जो हैं वो परचेज किए, उसके बाद सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इतने पैसों के आपने एसेट्स सेल किए, तो आपके पास 173 जो है वो कैपिटल स्पेंडिंग आ गई। और चूंकि ये स्पेंडिंग है, आउटफ्लो है, तो इसको हम अल्टीमेटली माइनस करेंगे फ्रॉम आवर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारी एडिशंस टू नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो ये नंबर आ जाएगा। इसको हम देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट हुआ है। नेट वर्किंग कैपिटल ये पिछले स्टेप के ऊपर हमने कैलकुलेट किया है 23 मिलियन के 2005 के नेट वर्किंग कैपिटल क्या था और 2006 का क्या था, और उसके अंदर एडिशन जो है वो क्या हुआ। और ऑब्वियसली नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो इन्वेस्टमेंट हुई है कंपनी की, तो ये कैश आउटफ्लो हुआ है, दैट इज वाई ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के अंदर से हम ये भी माइनस करेंगे। दिस इंक्रीज ऑफ 23 मिलियन इज द एडिशन टू नेट वर्किंग कैपिटल विच वाज आवर कंपनीज इन्वेस्टमेंट इनटू आवर ऑपरेशंस। तो वो आउटफ्लोज हैं, इस वजह से हम उनको इधर से माइनस करेंगे, तो योर टोटल नंबर वुड बी 42। एंड देन ये आगे कैश फ्लोज ऑफ द फर्म, इसमें ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का ये सारा सिनेरियो है। देन कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टर्स इन द फर्म। अब इन्वेस्टर्स के कैश फ्लोज जो है उनकी तरफ देखते हैं। दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस नंबर 36 मिलियन डॉलर्स। तो ये क्या है? कैश फ्लो टू क्रेडिटर। इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस है 49, रिटायरमेंट ऑफ डेट 73, आपकी डेट सर्विस जो है वो टोटल जो है वो 122। डेट सर्विस क्या होती है कि एक साल के अंदर कंपनी ने कितनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट करंट, और कोई अगर पुराना डेट पुराना मेच्योर हुआ है कंप्लीट और उसकी प्रिंसिपल अमाउंट पे की है, तो वो रिटायरमेंट ऑफ डेट के जुमरे में आ जाता है। और जो इंटरेस्ट पे किया है आपने इस साल में जितना, वो आपकी इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाता है। तो ये टोटल डेट सर्विस जो है वो 122 मिलियन की हो गई। उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू डेट, आपने नया डेट इशू किया है तो उससे प्रोसीड्स आई हैं, मतलब कंपनी ने नया बॉन्ड इशू किया तो कंपनी के पास पैसे आए 86। और ये 86, अच्छा ये याद रखिएगा, ये नंबर्स जो हैं ये टोटल नंबर इधर कैलकुलेट करने के लिए ये नंबर प्लस माइनस जो है वो हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये जो नंबर्स हैं वो उधर जब कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर मूव करेंगे तो उनकी उनकी ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट होगी। जैसे ये पीछे हमने कैलकुलेशंस की हैं, तो ये 173 मिलियन की कैलकुलेशन कैपिटल स्पेंडिंग कैलकुलेट करते हुए अगर इधर देखें, तो इसको कैलकुलेट करते हुए ये एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो उसके अपने सिनेरियो के अंदर हुआ है, और आपने टोटल नंबर कैलकुलेट करने के लिए ये 25 अंदर से माइनस किया, ठीक है। तो इस वजह से ये नंबर जो हैं इनके इनिशियली जो कैलकुलेशन है उसमें सिनेरियो डिफरेंट है, बट जब आप इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर लेके जाएंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो और सिनेरियो से होएगा, ठीक है। नाउ दिस 36 मिलियन डॉलर जो है वो डेट के कैटेगरी के अंदर आएगा। एंड देन उसके बाद आपकी एक्विटी का पोर्शन है। एक्विटी का पोर्शन जो है उसमें हमने डिविडेंड्स की पेमेंट की, रीपर्चेज ऑफ स्टॉक किया। रीपर्चेज ऑफ स्टॉक क्या है? मार्केट में आपके शेयर्स जो हैं वो फ्लोट हुए हुए हैं, आपने वो शेयर्स रीपर्चेज कर लिए, तो उसके ऊपर 6 मिलियन डॉलर्स आपकी स्पेंडिंग हुई। कैश टू स्टॉक होल्डर्स जो है वो 49 मिलियन डॉलर्स आ गया, प्रोसीड्स फ्रॉम नेट स्टॉक इशू। उसके बाद आपने नया स्टॉक इशू किया, उससे 43 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो आए, तो ये ऊपर वाली अमाउंट से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वुड बी 6। सो आपकी एक्विटी का स्टेटस जो है वो 6 मिलियन डॉलर्स है। तो अब ये 36 और 6 आप दोनों एडअप करेंगे तो दैट वुड बी टोटल 42। एंड दिस debt and equity portion of cash flows must be equal to the total number of operating cash flow. Okay, so cash flow from assets must be equal to cash flows from debt and cash flow to stockholders. Now we are moving towards the cash flow statements of cash flows. ठीक है, अब ये तीन तरह की हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। इनको वन बाय वन हम देखते हैं। देयर इज एन ऑफिशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज,
अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है इसमें ये तीनों कंपोनेंट्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. दिस हेल्प्स एक्सप्लेन द चेंज इन अकाउंटिंग कैश which for the US composite is $33 million in 2006. So आपकी अकाउंटिंग कैश का स्टेटस जो है इस कंपनी का वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है. इसको अब आगे देखते हैं कि वो किस तरह से इधर ये जो $33 million है ये कैसे कैलकुलेट हुआ. Now the three components of the statement of cash flows are cash flow from operating activities, cash flows from investing activities and cash flow from financing activities. So one by one करके हम इनको देखते हैं इन स्टेटमेंट्स को सेपरेट. So cash flow from operations. To calculate cash flow from operations, start with the net income and add back non-cash items like depreciation and adjust for changes in the current assets and liabilities. So हमने simple net income से मामला शुरू किया, depreciation add back की, deferred tax add back किया, ठीक है. उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो हम इसमें से माइनस करते हैं, इन्वेंट्रीज एडअप की, अकाउंट्स पेबल एडअप किया, अक्रूड एक्सपेंसेस एडअप किए, नोट्स पेबल माइनस किए, अदर्स कुछ और चीज़ें जो हैं वो माइनस की, ठीक है. एंड देन ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया. नो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट जिसको फॉलो करते हुए हम अपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है उसे कैलकुलेट करते हैं. और ये सारी चीज़ें एज इट इज़ आप किसी और कंपनी के भी अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करना चाहें तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेट इनकम, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे, डेफर्ड टैक्सेस ऐड बैक करेंगे और उसके बाद फिर अकाउंट्स रिसीवेबल माइनस करेंगे, इन्वेंटरीज ऐड अप करेंगे, अकाउंट्स पेबल प्लस करेंगे, अक्रूड एक्सपेंसेस ऐड अप करेंगे, नोट्स पेबल माइनस करेंगे और अदर अमाउंट्स जो हैं अदर देन कैश वो हम इसमें माइनस करेंगे एंड वी विल गेट ए टोटल नंबर विच इज $199 million. ये हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस. अब आ जाते हैं सेकंड कंपोनेंट ऑफ आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट विच इज रिलेटेड टू कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स चेंजिंग इन द कैपिटल एसेट्स. ठीक है, जो हमारे कैपिटल एसेट्स हैं उनमें जो चेंजेस आई हैं वो इधर आएंगी. इसमें एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, नॉर्मली सेल परचेज जो है वो फिक्स एसेट्स की जो है वो इस पोर्शन के अंदर हम कंसिडर करते हैं. अब इस कंपनी ने फिक्स एसेट्स जो एक्वायर किए हैं इस साल में वो $198 million के हैं और जो इस कंपनी ने फिक्स एसेट्स सेल किए हैं वो $25 million के हैं. तो सेल वाले जो हैं वो एडअप करेंगे और जो आपने एक्वायर किए हैं उसको आप माइनस करेंगे उस नंबर को, क्योंकि एक्वायर करते हुए आपका कैश आउटफ्लो हुआ है और सेल करते हुए आपका कैश इनफ्लो हुआ है कंपनी के अंदर. सो टोटल कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर -$173 million. एंड देन वी हैव कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग. सो फाइनेंसिंग का ताल्लुक जो है वो डेट और इक्विटी के साथ है. Cash flow to and from creditors and owners include changes in the equity and the debt. ठीक है, सो आपको जो डेट के थ्रू और इक्विटी के थ्रू जो इनफ्लो और आउटफ्लोज हुए हैं वो बेसिकली कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग के अंदर आएंगे. इसमें सबसे पहले जी रिटायरमेंट ऑफ डेट इंक्लूडिंग नोट्स. ठीक है, डेट को रिटायर करेंगे तो क्या होगा कि जिस पर्सन के पास आपकी कंपनी का बॉन्ड था वो कंपनी को अपना बॉन्ड वापस डॉक्यूमेंट वापस कर देगा और अपने पैसे जो है वो वापस ले लेगा. सो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज ए कैश आउटफ्लो, तो इस वजह से उसको हम माइनस करेंगे. प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म डेट सेल्स, जब डेट सेल करते हैं या जब बॉन्ड इशू करते हैं तो उस वक्त आप एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर देते हैं टू द क्रेडिटर और क्रेडिटर आपको उसके अगेंस्ट पैसे दे देता है. सो वो चूंकि कैश इनफ्लो होता है उसको प्लस करते हैं. एंड देन वी हैव डिविडेंड्स. ऑब्वियसली डिविडेंड्स आर पेमेंट्स फ्रॉम द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स, तो ये आउटफ्लोज हैं तो उनको माइनस करेंगे. उसके बाद रीपरचेज ऑफ स्टॉक, आपने स्टॉक जो है उसे रीपरचेज किया है, मतलब कि कंपनी के ऑलरेडी शेयर्स मार्केट में बिक रहे थे तो आपने वो बाय बैक किए हैं तो उसके ऊपर कंपनी के आउटफ्लोज होंगे तो -6 माइनस करेंगे इस अमाउंट को भी. प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू स्टॉक इशू, नाउ दिस इज रिलेटेड टू कि आपने नए स्टॉक्स इशू किए हैं तो अगेन आपने शेयर्स डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो शेयर होल्डर्स को दिए और उनसे उसके अगेंस्ट आपने कैश ले लिया विच इज ए कैश इनफ्लो. तो इस वजह से इसको हम एडअप करेंगे और टोटल कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग जो है वो +7 हमारे पास आ गया.
अब ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इधर एग्जिस्ट कर रही हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 199 मिलियन, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो 173 मिलियन, बट माइनस में, ठीक है, इस 173 मिलियन माइनस में इसका मतलब ये है कि आपने ज़्यादा एसेट्स एक्वायर किए हैं और थोड़े एसेट्स आपने बेचे हैं। और उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग $7 मिलियन। इसका मतलब भी ये है कि आपने जो है वो नया स्टॉक जो है वो आपने ज़्यादा इशू किया है, मतलब कि आपके पास इनफ्लोज ज़्यादा आए हैं एज़ कम्पेयर टू दी आउटफ्लोज। मेच्योर या रिटायर कम किया है आपने डेट को, और कम पेमेंट्स हुई हैं शेयर होल्डर्स को एज़ कम्पेयर टू आपने जो नई जो है वो अपने बॉन्ड्स या शेयर्स इशू किए हैं उनसे जो प्रोसीड्स आपको आई हैं। सो टोटल इन सबको एडअप करेंगे तो यू विल गेट दिस $33 मिलियन, जिसकी पीछे जो है वो बात हो रही थी। ये क्या था? Now this was the thing. This helps explain the change in accounting cash, which for the US composite is $33 million in 2006. तो ये $33 million जो हैं वो हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो हैं, इन तीनों कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को जो है वो एडअप करके तो हमने ये नंबर जो है वो हासिल किया है। तो ये नंबर जो है वो चेंजेस इन योर कैश स्टेटस ऑफ द कंपनी जो हुआ है उसको शो कर रहा है। नो इट मीन्स के आपकी कंपनी जो है उसमें कैश फ्लोज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इनफ्लोज हुए हैं इस साल 2006 में एज कंपेयर टू द कैश आउटफ्लोज। So this was overall the things which we have to discuss. First of all हमने बैलेंस शीट जो है उसे डिस्कस किया, उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, देन उसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट उसको डिस्कस किया, उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स हैं और वो किस तरह से कंपनी के ऑपरेशंस को इफेक्ट करते हैं उसको देखा। उसके बाद फिर हम टैक्सेस की तरफ मूव कर गए, फिर हम नेट वर्किंग कैपिटल जो है उसको हमने डिस्कस किया इन डिटेल, एंड देन उसके बाद एट द एंड हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो है उनको देखा, जिसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस उनको देखा, एंड देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग उसको डिस्कस किया, एंड देन उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग उसको देखा, एंड देन ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का कंपनी के कैश स्टेटस के ऊपर क्या आया है उसको हमने डिस्कस किया। सो दीज ऑल थिंग्स जो कि इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड थी, जिनको हमने सारा डिस्कस किया।